हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी तो सबकी अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को अच्छा बनाने के लिए लगाते हैं आज फिर अपना नया प्रैक्टिस सेट। ध्यान से देख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आते हैं। दूसरा, आप मुझे ये भी बताना कि आप कौन से जिले से देख रहे हो, कहाँ तक मेरी हेल्प आप तक पहुंच रही है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगली क्लास में बता दूंगा। तो लाइक तो वीडियो कर ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। 25 का कितना प्रतिशत 18 होगा। मैंने आपको बार बार बताया, इस तरह का सवाल पिछले प्रैक्टिस सेट में था कि का से पहले जो संख्या होती है उसको बटे में लिखते हैं जब भी प्रतिशत निकालते हैं। तो 25 का कितना 18 होगा, और जितना हमें संख्या दी गई है वो ऊपर और इंटू में 100 कर देते हैं। तो आपको हो जाएगा 25 चौका 100, 18 चौक 72। तो ये बच्चे आपका 72% होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर। जब भी आपसे इस तरह का प्रतिशत का सवाल पूछे, बस आपको ध्यान रखना का से पहली जो संख्या होती है वो हमेशा बटे में आती है। अगर ये ऐसे लिखा है कि ए का कितना प्रतिशत बी होगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना आपको क्या लिखना है। का से पहले आपका ए है तो आपको लिखना है बी बटे ए गुणा 100 और प्रतिशत। समझ में आ गया। इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो का से पहली जो संख्या है उसको हमेशा बटे में ही रखना है। अगला सवाल देख लीजिए। एक व्यापारी एक साइकिल को 720 रुपए में बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि हो जाती है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पे साइकिल का क्रय मूल्य बतानी है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। जबकि हमें पता है कि इसके जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 720 रुपए है। 720 रुपए में इसको बेचा गया है और बेचने पर जो उसका लॉस परसेंटेज हुआ है, हानि हुई है, वो 10%। तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बच्चे, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस बताना हो तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपको क्या करना है कि 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस प्रतिशत, जो भी हानि दी है उसको माइनस करेंगे और इनटू में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बच्चा आपको 100 डिवाइड बाय हानि प्रतिशत कितना है, 10 है। तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 और इनटू में सेलिंग प्राइस जो कि आपको 720 दिया गया है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और 9 अठे 72, 100 अठे 800। तो ये बच्चे आपको 800 रुपये जो है इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक बात ध्यान रखना कि जब हमें हानि प्रतिशत दिया जाएगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखेंगे। अगर यहाँ पे हानि की जगह ये बोल देता कि 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो जब भी आपको प्रॉफिट देगा तो ध्यान रखना, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हमें लिखना होगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू में सेलिंग प्राइस। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हानि होगी तो 100 में से हानि को माइनस करेंगे, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है तो हमें यहाँ पे प्लस रखना होगा। ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, काम आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। अगला प्रश्न है आपका। ए ने बी से 8,000 रुपए 2% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ए को कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा। कितना धन लिया, 8,000 रुपए। ये आपका मूलधन है। मूलधन कितना हो गया आपका, 8,000 रुपए हो गया। कितनी दर से लिए, 2% वार्षिक, तो रेट हो गया 2% पर एनम। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। टाइम इज इक्वल टू आपका 2 ईयर हो गया। पूछ रहा है कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। सूत्र को नोट करते चलना। मूलधन आपका 8,000 रुपए, दर है आपकी 2% और समय है यहाँ पे 2 वर्ष, और बटे में हम 100 करेंगे, काट देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 2 दूनी 4, अठे 32 और 1 जीरो। तो ये आपको 320 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। एक ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज बराबर हमें क्या रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड बाय 100। और ध्यान रखना है कि समय हमारा वर्ष में होना चाहिए। अगर वर्ष में नहीं है, मान लीजिए समय हमारा महीने में दिया हुआ है, तो महीने को वर्ष में बदल देते हैं 12 से भाग कर कर। अगर समय कभी कभी दिनों में दिया जाएगा तो दिनों को भी हम भाग कर लेंगे 365 से और ये हमारा वर्ष में बदल जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला सवाल देखिए। इस सवाल में क्या बोला गया है कि एक वर्गाकार टाइल की भुजा, एक वर्गाकार टाइल है, वर्ग तो जानते हो ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक वर्गाकार टाइल है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, और इसको 4 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची दीवार पर लगाना है। ये दीवार है जो कि 4 मीटर लंबी है और 2 मीटर ऊंची दीवार है। इस दीवार के ऊपर हमें इसको लगाना है। तो हमें बताना है कि इस पर कितनी टाइल लग जाएंगी। तो बच्चे, अगर हमें टाइलों की संख्या निकालनी है तो टाइल देखो इसको ऊपर ऐसे ही तो लगाएंगे दीवार के ऊपर। तो अगर हमें टाइलों की संख्या निकालनी है तो टाइलों की संख्या बराबर होता है दीवार का क्षेत्रफल, जिस बड़े एरिया पे निकालते हैं उसका क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और उसको भाग कर देंगे जो उसके ऊपर टाइल लग रही है उसका क्षेत्रफल। टाइल का
क्षेत्रफल। कभी भी बड़ी चीज पे छोटी चीज लगती है और पूछे ना कि ये कितने लगेंगे, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल को छोटे वाले के क्षेत्रफल से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट हमें ध्यान रखना होगा। ये लंबाई है 4 मीटर, 4 मीटर हमारी लंबाई है, और जो चौड़ाई हमें दे रखी है, यानी कि जो इसको ऊंचाई बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा 2 मीटर है। अब बच्चे, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है हमेशा कि यूनिट समान होनी चाहिए। जो टाइल की यूनिट है वही आपकी दीवार की यूनिट भी होनी चाहिए। यूनिट का मतलब समझे कि इसकी जो टाइल की भुजा दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, जबकि यहाँ पे दीवार की जो भुजाएं दे रखी है वो आपको मीटर में दे रखी है। तो ये सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। और आपको पता है ना कि 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि जब भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में करना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। 4 × 100 बराबर 400 सेंटीमीटर, ये इसकी हो गई लंबाई। और ऊंचाई जो है 2 मीटर, तो इसकी भी 2 की अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 200 मीटर। अब दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई की जगह यहाँ पे ऊंचाई है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई हो गया हमारे पास 400 और ऊंचाई हो गया हमारे पास यहाँ पे 200, डिवाइड बाय टाइल का क्षेत्रफल। और टाइल कैसी है, वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा की गुणा भुजा में करते हैं, यानी कि 10 × 10। इसको यहां से हल कर लेंगे। 10 से ये जीरो गई और इस 10 से ये जीरो गई, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 जीरो इसके पीछे, तो इसके ऊपर पूरी 800 टाइल लगेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बस ध्यान रखना कि यूनिट समान होनी चाहिए, नहीं है तो समान बनाएंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदला और इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल दिया। अगला सवाल देखिए, उस संदूक का आयतन, यहाँ पे आयतन संबंधी सवाल है। उस संदूक का आयतन क्या है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 2 मीटर। तो यहाँ पे बच्चे लंबाई दी गई है 4 मीटर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट सेम ही होनी चाहिए। चौड़ाई है हमारे पास 3 मीटर और ऊंचाई है यहाँ पर 2 मीटर। तो हमें सबसे पहले यूनिट को चेक करना है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, यानी कि यहाँ पे चेकआउट हो गया। हमसे पूछ रहा है इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम, और आयतन बराबर होता है आयतन किसी भी घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई है 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी 24 मीटर क्यूब। ध्यान रखना 24 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कभी कभी ऑप्शन में पता क्या करता है, वो आपको 24 मीटर क्यूब भी देगा, 24 मीटर स्क्वायर भी देगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर भी देगा। तो आपको यूनिट का भी सही से चुनाव करना है, जल्दबाजी में गलत मत लगा देना। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो बच्चों ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 4 अंकों की भी हो। अगर हम 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात करें तो 4 अंकों की वैसे तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 होती है, पर ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें पूर्ण वर्ग पता करने के लिए मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ, फिर आपको 4 अंकों की पूछे या 5 अंकों की, बहुत आसानी से आप निकाल दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके पेयर बना लेने हैं, जोड़े। फिर हम इसको भाग करते हैं, 3 × 9 इसके वर्ग से ही, और 3 यहाँ पे जोड़ भी देंगे। 3 × 3 कितना हो गया, 6, 10 में से हो गया 1, ऊपर से 2 जीरो उतार लेंगे। 61 ही कम आपका कितना हुआ, 61। 10 में से गया 9 और 9 में से 6 गया 3, ये आपका बचा शेषफल। अब हमें तो बतानी है कौन सी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब हम डिवीजन मेथड से ऐसे सोल्व कर लेंगे 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या को, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे भागफल आएगा, जैसे कि 31 आया, तो इससे एक ज्यादा, 31 से एक ज्यादा कितना होगा, 32, और उसका वर्ग कर देंगे, वही आपकी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। तो 32 का वर्ग का मतलब हुआ 32 × 32। तो 32 × 32 कितना हुआ आपका, 1024। तो वो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1024। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल है 85 तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर है 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ पर भी दूसरी नहीं, यहाँ पे लिखा होगा दोनों। वैसे तो इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हो कि भाई दो संख्याओं को जोड़ के देख लो और उनको घटा के देख लो। जैसे यहाँ पे आपका 55 और 30 कितना हो गया, आपको अगर जोड़ते हैं तो 85 आ गया, और 55 में से 30 घटाते हैं तो आपका 25 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन है। लेकिन आपको तरीका भी तो आना चाहिए, कैसे करोगे। तो अगर आपको दो संख्याओं का योगफल दिया है, यानी कि कोई दो संख्या a + b और योगफल इनका 85 है, और यही दो संख्याओं का अंतर आपको 25 दिया है, तो आपको कैसे निकालना है। जब आपको पहली संख्या a निकालना होगा तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, 85 + 25, और 2 से इनको भाग कर दो। 85 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 110, और डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो कितना आया आपका 55। दूसरा, यहीं पे अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी, तो बच्चे दो संख्याओं का योगफल था कितना, 85। जब आपको एक संख्या पता चल गई है तो आपको क्या करना है, 85 में से उस दी गई संख्या को माइनस कर दो,
और 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 5 गया कितना बचा आपका 30। तो आपका दूसरी संख्या 30 आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो ऑप्शन से भी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमें इन संख्याओं का योगफल निकालना है कि इन सब का योगफल क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसे सब कुछ प्लस में दिया जाए, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं है और इनको प्लस करना हो, तो आपको क्या करना है बच्चा, कि सबसे पहले ये जो आपके सही वाली संख्या है 2 1 3, इनको जोड़ लो। 2 और 1 3 और 3 6, आप यहाँ पे 6 को अलग लिखिए। प्लस में 1/4, प्लस में 1/2, तो प्लस में 4/6। जो इधर की संख्या बची है उसको अलग लिखिए। कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बच्चे 6 प्लस, अब इन सब का हमें एलसीएम लेना है, 4 का, 2 का, 3 का, और 4 2 3 का एलसीएम आपका कितना आता है 12। तो आपका 4 तिया 12 हो गया, 2 6 12 और 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8। तो 6 प्लस 8, 6 3 9 8, कितना हो गया 17। तो यहाँ से प्लस करेंगे 6 3 9 8 17, तो आपका हो जाएगा 17/12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 6 कितना हो गया 72 प्लस 17 बटे में कितना 12। अब इसको हल करेंगे यहाँ से हम। वैसे आप इससे भी आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा 6 और 17/12 है, तो इसको ही सही में बदल दो। 17/12 को करेंगे 12 कम 12, 5 17 12, एक सही 5/12 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 और 1 कितना हो गया 6 प्लस 1 प्लस 5/12 लिखेंगे, तो 6 और 1 7 सही 5/12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि रुपए 100 को 5:3 देख के अनुपात में बांटने पर क्या आएगा। सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल तरीका। आपको दो तरीके से इसको कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पहले आप ये जो तीन संख्या है, मान लो ए बी सी, इन तीनों संख्या को मान लो। ए को मान लो 3x, बी को मान लो आप यहाँ पे, नहीं, ए को मान लीजिए 5x क्योंकि 5 है अनुपात, बी को मान लीजिए 3x और सी को मान लीजिए यहाँ पे 2x। जो भी अनुपात है उसके साथ में x रख दीजिए। और क्योंकि इस 100 को ही तो इन तीनों अनुपात में बांट रहे हैं, यानी कि इसको अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो वो 100 के बराबर आएगा। यानी कि 5x प्लस 3x और प्लस 2x बराबर कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। 5 3 8 2 10, 10x बराबर कितना हुआ 100। और x बराबर जब ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर बटे में जाएगा, 100/10 और 10 दशमलव 100। x का मान आ गया आपका 10। आपसे पूछा है संख्याएं क्या होंगी, तो जब आपको संख्याएं निकालनी है तो क्या करना। a बराबर कितना था 5x, तो a का मतलब हो गया 5 × 10 बराबर कितना 50। ऐसे ही बच्चे b बराबर कितना आपका 3x, तो b बराबर हम लिखेंगे 3 × 10 बराबर कितना 30। और c बराबर हमारा है कितना 2x, तो हम रखेंगे 2 × 10 बराबर आपका 20। तो आपकी संख्या होगी 50 30 20। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहीं पर बच्चे हम एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, वो भी सीख लो। पेपर में जो काम आए उसको आसानी से करना, बस पेपर को छोड़ना मत। पर्सन में यहाँ पे 100 को डिवाइड करना है 5 और 3 के 2 के अनुपात में, तो हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड कर लेंगे अनुपातिक योग से। यानी कि 5 3 8 2 10, 10 से इसको भाग कर लेंगे, 10 दशमलव कितना आ गया 100। तो ये जो हमारा 10 आया इसको अलग अलग अनुपात से गुणा कर देंगे, यानी कि 10 पंजे 50, फिर 10 के दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे 10 तिया 30, और 10 को तीसरे अनुपात से गुणा करेंगे 10 दूनी 20। तो 50 30 20, फिर से वही आंसर आ गया। क्लियर। जो तो आपको तरीका सही लगे उससे आप कर सकते हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 15 मनुष्य 8 दिन में 12 किलोमीटर लंबी सड़क बना सकते हैं, तो 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 12 मनुष्य कितने दिन तक काम करेंगे। तो जब भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे करना है, 15 मनुष्य 8 दिन में 2 किलोमीटर, यानी कि m1 पहले जो है m1 आदमी लगते हैं जो कि 15 हैं और वो 8 दिन में काम करते हैं, यानी कि d1 इक्वल टू आपका 8 दिन है और कितना काम करते हैं 2 किलोमीटर लंबी सड़क की इसका वर्क है w, कितना 2 किलोमीटर लंबी इन्होंने सड़क बनाई। फिर इसने हमसे पूछा कि 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए, यानी कि दूसरा काम जो है क्या करना है 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है और उसके लिए कितने मनुष्य लगेंगे, 12 मनुष्य काम को करेंगे, 12 आदमी काम को करेंगे और कितने दिन में बना देंगे। हमें यहाँ पे d2 बताना होगा कि d2 बराबर क्या है। तो बच्चे कार्य और समय के लिए ध्यान रखना, आदमी इंटू दिन डिवाइड बाय वर्क इज इक्वल टू होता है उसी काम को करेगा दूसरे आदमी इंटू कितने दिन में करेंगे और डिवाइड बाय दूसरे काम को, ये हमेशा इक्वल टू होता है। उसके लिए बच्चे m1 हमारे पास 15 है, d1 हमारे पास 8 है और काम कितना किया 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। फिर दूसरी बार में यहाँ पे आदमी 12 लगे और d2 तो मुझे ज्ञात ही करना था कितने दिन में बनाएंगे और काम क्या है इनका 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी। ये आपका 4 हो गया। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 4 तिया आपके 12 हो जाएंगे और 2 चौक आपका 8, तो 15 चौके कितना हो गया आपका 60 इज इक्वल टू 3d2। तो d2 के साथ में जो है ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो d2 इक्वल टू 60/3 इज इक्वल टू d2। 3 से काट देंगे 20 बार, तो d2 बराबर आपका कितना होगा 20, तो उसको 20 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
इस वाले सवाल में आपको बोला गया है कि 4 दर्जन केलों का मूल्य है 8 रुपये 60 पैसे और 2 दर्जन संतरों का मूल्य है 30 रुपये। तो 1 दर्जन केला और 1 दर्जन संतरों का कुल टोटल मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास 4 डजन है और 4 डजन जो है वो आपके 8 रुपये 60 पैसे के हैं। अगर मुझे यहाँ पे 1 डजन की वैल्यू निकालनी हो तो 1 डजन इक्वल टू क्या होगा? 8.60। जो टोटल 4 दर्जन मूल्यों का वैल्यू थी उसको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8 जीरो और 4 एकम 4 4 पंजे 20। तो 2.15 रुपये हो गया आपका 1 दर्जन का। यहीं पर बच्चे 2 दर्जन संतरे जो थे, 2 दर्जन संतरों का जो मूल्य था वो था 30 रुपये। अब इसके लिए हम पहले 1 दर्जन संतरों का मूल्य निकालेंगे और 1 दर्जन बराबर हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 रुपये। अब हमें टोटल बताना है कि 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरों का मूल्य कितना है? तो 1 दर्जन केलों का मूल्य हुआ 2.15 रुपीज और 1 दर्जन संतरों का मूल्य हुआ 15.00 रुपीज। इसको हम जोड़ देंगे तो 17.15 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताना है इसकी नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। ये आपको दिया है 2, फिर 4, फिर 7, फिर 11 और फिर 16 और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज ढूंढना पड़ेगा। क्या इसने किया? 2 में 2 प्लस किए तो आपको 4 मिला। 4 में इसने 3 प्लस किया तो आपको 7 मिला। तो 7 में ये 4 प्लस, देखो सीरीज चल रही है, पहले 2 जोड़ा फिर 3 फिर 4 तो आपको 11 मिला। तो 11 में हम जोड़ेंगे 5 को तो आपको 16 मिला और 16 में जोड़ेंगे हम 6 को तो आपको मिलेगा 6 6 12 22। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं मैथ के, यही 20 क्वेश्चन आपको पेपर में करने होंगे। अगर ये आपको 20 क्वेश्चन सही गए, क्योंकि रीजनिंग तो मैक्सिमम 99% सभी बच्चों के सही जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन अगर आपने ये सही कर लिए तो आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तब मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।